स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। मैं विजय लक्ष्मी। अभी हमारा जो कक्षा 10वीं के सामाजिक विषय में प्रकरण चल रहा है वह है राज्य सरकार। राज्य सरकार को जब हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था तब हमने विधानसभा के गठन के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली थी। आज हम विधान परिषद के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, विधान परिषद के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सभी राज्यों में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है। भारत के अंदर कुल 7 राज्यों में विधान परिषद पाई जाती है और इसका गठन कैसे होगा या किस प्रकार से होगा, इस पर अगर हम दृष्टि डालें तो विधान परिषद का गठन करने के लिए जो अधिकार है वह संसद को प्रदान किया गया है कि किसी राज्य के अंदर विधान परिषद है या उसका गठन होगा अथवा नहीं। इसका निर्णय कौन लेगी? हमारी संसद, अनुच्छेद 169 के अकॉर्डिंग। ठीक है, 169 के अकॉर्डिंग किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन करने के लिए उस राज्य की विधानसभा अपने पूर्ण बहुमत से, कौन? विधान सभा किस प्रकार से? अपने पूर्ण बहुमत से संसद को प्रस्ताव भेजेगी पारित करके। ठीक है ना? कहाँ भेज रही है? संसद में। अब संसद के अंदर पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके भेजने के बाद संसद के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से वह प्रस्ताव पारित हो जाएगा। तब अमुक राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है ना? यानी कि विधान परिषद के गठन और यही सेम प्रक्रिया जो है हमारी समाप्ति के लिए भी लागू होती है। अगर मान लो कहीं पर विधान परिषद है और उसको हटाना है तो भी यही प्रक्रिया लागू होगी। हमारी संसद के अंदर सेम प्रक्रिया से हम विधान परिषद का गठन भी करवा सकते हैं और उसकी समाप्ति भी करवा सकते हैं। जिस किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन करना होगा उस विधानसभा के सभी सदस्य अपने पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को देंगे और संसद फिर उस पर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देगी। तब अमुक राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 169। अब आगे देखते हैं कि विधान परिषद के गठन के बाद इसके सदस्यों की संख्या कितनी होगी। जब हमने केंद्र सरकार पढ़ी थी तब हमारे पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सदस्य संख्या तय आई थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई निश्चित संख्या नहीं आती है। उसका कारण यह है कि अलग अलग राज्यों की जनसंख्या, क्षेत्रफल, वहाँ के मतलब 2 सदन या 1 सदन, यह सब स्थितियाँ क्या है, अलग अलग है। तो इस प्रकार से इन कारणों से यहाँ पर हमारे पास एक सदस्य संख्या नहीं आती है। तो इसके संबंध में जो हमारा विधान परिषद है यह राज्यसभा की तरह का सदन हो गया, उच्च सदन। ठीक है ना? तो इस उच्च सदन की सदस्य संख्या के संबंध में हम प्रावधान देखें तो यहाँ पर क्या होगा कि देखो, विधानसभा के बहुमत से यह सदन बन रहा है तो यहाँ पर सदस्य संख्या भी विधानसभा की सदस्य संख्या पर ही निर्भर करती है। यानी कि विधानसभा के सदस्य संख्या का 1/3 भाग, ठीक है ना, विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 भाग क्या होगा? विधान परिषद की सदस्यों की संख्या होगी। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ देख सकते हैं कि हम केवल उदाहरण की बात यहाँ कर रहे हैं। राजस्थान में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया, किंतु उदाहरण हम राजस्थान का लेते हैं क्योंकि आप सभी राजस्थान में रहते हैं और राजस्थान की सदस्य संख्या अच्छे से आपको याद है। तो जैसे राजस्थान के अंदर 200 सदस्य हैं विधानसभा के, तो अब यहाँ पर विधान परिषद यदि गठित की जाए तो सदस्य संख्या कितनी होगी? 200/3। ठीक है ना? तो ये हमारी विधान परिषद की सदस्य संख्या इस प्रकार से, जहाँ कहीं भी विधान परिषद है वहाँ पर विधानसभा के सदस्यों से निकाल लेंगे। ठीक है ना? अब एक कंडीशन और इसमें दी जाती है
वो ये है कि मान लो कि विधानसभा के सदस्यों का 1/3 के अलावा और क्या, कम से कम सदस्य कितने होने चाहिए, कम से कम 40 सदस्य इसके होने चाहिए। ठीक है ना। अब यहाँ पर अपवाद हैं, जम्मू कश्मीर की सदस्य संख्या जो है वो 40 से कम है विधान परिषद की। तो आप अपवाद को नहीं, नियम को याद रखना कि कम से कम 40 अथवा विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 विधान परिषद के सदस्य होते हैं। अब देखिए हम चर्चा करते हैं आगे आकर के इनके निर्वाचन पर। तो निर्वाचन के बारे में आपने 2 प्रकार की निर्वाचन प्रक्रियाएं पढ़ी हैं। पिछले अध्याय में हमने एक तो प्रत्यक्ष निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा होता है वो पढ़ा, और एक पढ़ी एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति। आपको याद होगी हमने राष्ट्रपति के समय इसका अध्ययन किया था, हमने राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन के समय इसका अध्ययन किया था, और अब यही प्रक्रिया जो है हमारी विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में भी काम में आती है। तो इस प्रक्रिया का नाम क्या है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति। तो यह हमारी विधान परिषद के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया का नाम है एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति। अब देखिए कि इस सदन में भी राज्यसभा की ही भांति कुछ सदस्य मनोनीत होते हैं और कुछ सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो यहाँ पर निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य दोनों प्रकार के सदस्य पाए जाते हैं। तो इन सदस्यों में अब संख्या तय नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी संख्या नहीं आएगी, हमारे पास अनुपात ही आएगा। तो 5/6 सदस्य तो होते हैं इसके निर्वाचित, और 1/6 सदस्य होते हैं इसके मनोनीत। ठीक है ना। और ये मनोनीत किसके द्वारा होंगे, राज्यपाल द्वारा। ठीक है ना। केंद्र के अंदर हमारा राष्ट्रपति मनोनीत करता है और राज्य के अंदर हमारा राज्यपाल मनोनीत करेगा। मनोनीत होने वाले सदस्यों के लिए एक ही प्रक्रिया चलती है कि भाई जो व्यक्ति साहित्य कला के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान देता हो वह इस क्षेत्र में मनोनीत किया जा सकता है। अब हम इसके निर्वाचक मंडल के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि इसके सदस्यों का निर्वाचन किनके द्वारा और किन परसेंटेज के आधार पर किया जाता है। अब देखिए विधान सभा और विधान परिषद दोनों के सदस्यों के निर्वाचन में कुछ अंतर पाया जाता है। विधानसभा का जो निर्वाचन था वो तो प्रत्यक्ष निर्वाचित हो रहा था सीधा जनता द्वारा, लेकिन विधान परिषद के जो सदस्य संख्या है वह विधानसभा की 1/3 है। और अब इसके निर्वाचन के बारे में हम चर्चा करें तो विधान परिषद का निर्वाचक मंडल यह एक थोड़ा सा टिपिकल है। क्यों? क्योंकि सब जगह एक तो पहली बात ये है नहीं, तो हमारे ध्यान में कम रहती है, और दूसरे में परसेंटेज के अकॉर्डिंग है, तो इसमें यह भी एक समस्या रहती है कि कितने किस में से। ठीक है ना। तो अब हम इसको एक चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। पहले देखो सबसे पहला जो आता है इसका वह आता है स्थानीय संस्थाओं द्वारा। निर्वाचित होकर आने वाले प्रतिनिधि, ये कितने होते हैं? 1/6। ठीक है। अब इन स्थानीय संस्थाओं में कौन आएंगी? जिला परिषदें, नगर पालिकाएं, नगर निगम, इस प्रकार की जो संस्थाएं आएंगी वो हमारी इसके अंतर्गत आती है, और ये हमारे 1/3 सदस्यों का निर्वाचन
करती हैं। ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल स्थानीय संस्थाएं, स्थानीय संस्थाओं में हमारे पास आएंगे जिला परिषद, नगर निगम, नगर पालिकाएं इत्यादि। फिर आती है विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचन। कुछ सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा भी किया जाता है। तो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा जिनका निर्वाचन होता है वह भी हमारे 1/3 सदस्य होते हैं। ठीक है ना। 1/3 सदस्यों का तो हो गया स्थानीय संस्थाओं द्वारा, और 1/3 सदस्यों का निर्वाचन हो गया हमारे विधानसभा के सदस्यों द्वारा। ये सदस्य विधानसभा के सदस्य नहीं होंगे, विधानसभा के सदस्यों द्वारा इनका निर्वाचन किया जाएगा। प्रतिनिधि वे होंगे जो कि इसके सदस्य नहीं होते हैं। थर्ड आता है हमारा इसमें, अब देखिए यहाँ पर शिक्षा को महत्व दिया गया है। इनके निर्वाचन में एक कैटेगरी आती है स्नातकोत्तर, यानी कि स्नातक जो व्यक्ति कर चुके हैं। यहाँ पर हम ऐसे प्रतिनिधि जिन्होंने स्नातक की परीक्षा, स्नातक कहते हैं हम ग्रेजुएशन, यानी कि BA, BCom, BSc जो भी तीनों कैटेगरी हैं, तीनों सब्जेक्ट से, वह हमारी आती है स्नातक के अंतर्गत। तो स्नातक किए गए व्यक्तियों का निर्वाचक मंडल। अब इसमें वे व्यक्ति आएंगे जिन्होंने स्नातक की परीक्षा पास कर ली है और पास किए हुए लगभग 3 वर्ष बीत चुके हों, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो राजनीतिक समझ रखते हों शिक्षा के क्षेत्र में भी और राजनीति के क्षेत्र में भी। तो स्नातकों का निर्वाचक मंडल। अब ये कितने प्रतिशत लोगों का निर्वाचन करेंगे? 1/12। एक कैटेगरी तो ये हो गई। दूसरी कैटेगरी हो गई हमारी कि ऐसे व्यक्ति जो कि माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं में अध्यापन का कार्य कर रहे हों, उनके द्वारा मनोनीत या निर्वाचित अध्यापकों का ये भी हमारे 1/12 सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। अब देखिए हमारे पास 4 कैटेगरी आ गई है। एक आ गई स्थानीय संस्थाएं, जिसमें कि हमारी जिला परिषद, नगर निगम, नगर पालिकाएं वगैरह आती हैं। दूसरा आ गए विधानसभा के सदस्य जो कि निर्वाचन में भाग लेते हैं, लेकिन सदस्य कौन से होंगे? जो इसके सदस्य नहीं हो पहले से, यानी कि ये सदस्य अन्य सदस्यों का विधान परिषद के लिए निर्वाचन करते हैं। तीसरी कैटेगरी आई हमारे पास ऐसे व्यक्ति समाज के युवा वर्ग की जो कि स्नातक कर चुका हो और जिसे स्नातक किए हुए 3 वर्ष पूर्ण हो गए हों। फिर चौथी कैटेगरी आई हमारे पास एक अध्यापक वर्ग की जो कि माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण का कार्य कर रहा हो, उनके द्वारा निर्वाचित सदस्य। अब देखिए इन चारों को अगर हम जोड़ें तो ये हमारे हो गए कुल 5/6 भाग के प्रतिशत, मतलब सदस्य। ये सब क्या हो रहे हैं? निर्वाचित हो रहे हैं। अब जो लास्ट कैटेगरी आती है मनोनीत वाली, वह आती है राज्यपाल द्वारा मनोनीत। अब इसको तो आप सभी को याद ही कर रखा है, क्योंकि इसमें और केंद्र सरकार वाले में कोई खास अंतर नहीं आता है कि कला, साहित्य, संगीत आदि के क्षेत्र में अपने क्षेत्र का कोई भी विशेषज्ञ व्यक्ति सरकार में अपने प्रतिनिधित्व के लिए राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। ठीक है ना। अब इसमें एक कंडीशन ये भी होती है कि अगर राज्यपाल को ऐसा लगे कि आंग्ल भारतीय समुदाय को यहाँ पर मेजोरिटी नहीं मिली है, तो एक व्यक्ति इसमें से भी मनोनीत कर सकता है। ठीक है ना। ये था हमारा राज्यसभा में। तो मनोनीत सदस्य राज्यसभा में एक था, यहाँ पर भी इसके 1/6 सदस्य मनोनीत हैं। तो इस प्रकार से हमारी विधान परिषद का निर्वाचक मंडल बनता है। सदस्य संख्या, चूँकि संख्या फिक्स नहीं है इसलिए यहाँ पर भी किसी भी संख्या का उल्लेख नहीं मिलेगा। परसेंटेज के अकॉर्डिंग होता है, तो यहाँ पर भी सब जगह परसेंटेज अकॉर्डिंग दिया गया है। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पर शिक्षित वर्ग को विशेष महत्व मिल गया, कारण कि 1/12 और 1/12 2 भाग इसको मिल रहे हैं। ठीक है ना। एक अध्यापकों का है निर्वाचक मंडल और एक स्नातकों का है निर्वाचक मंडल। राज्यपाल का मनोनयन अलग है, नगर परिषद, नगर पालिका यानी कि स्थानीय संस्थाएं जिसे हम कह सकते हैं, तो स्थानीय संस्थाओं का अलग हो गया, फिर विधानसभा के सदस्यों का अलग हो गया। इस प्रकार से हमारी विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचक मंडल जो है वो बनता है। अब निर्वाचक मंडल बन गया। निर्वाचन की प्रक्रिया हमें पता है कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति से इनका निर्वाचन होना है।
अब हम देखते हैं इनकी योग्यताएं। तो योग्यताओं में कोई अंतर नहीं पाया जाता है। जो लोकसभा और राज्यसभा की योग्यताएं हमने पढ़ी थी, उसी के अनुसार हमने विधानसभा की भी योग्यताएं पढ़ी थी। अंतर केवल कहाँ आता है, आयु में। हमने विधानसभा में 25 पढ़ी थी और यहाँ पर कितनी है, 30 वर्ष। ठीक है ना। फिर पागल या दिवालिया घोषित ना हो, किसी लाभकारी पद पर कार्यरत ना हो, वगैरह वगैरह। तो ये तो सारी आपको पहले से याद हो चुकी हैं। अब मुझे ऐसा लगता नहीं है कि किसी भी ऐसे सदस्य है क्या अपनी कक्षा का कि उसको अभी तक सदस्य संख्या याद नहीं है क्या, या यूँ कहें योग्यताएं याद नहीं है क्या। योग्यताओं को हमने अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। हर विषय में हमारी योग्यताएं सेम होती है, लगभग केवल आयु के संदर्भ में अंतर पाया जाता है। तो यहाँ पर भी हमें आयु अलग से याद करनी पड़ेगी। विधान परिषद की सदस्यता के लिए हमारी आयु 30 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। इसके अलावा वह भारत का नागरिक हो, किसी लाभकारी पद पर कार्यरत ना हो और वह न्यायालय द्वारा दिवालिया या पागल घोषित न किया गया हो। आगे देखें तो विधान परिषद का कार्यकाल देखते हैं। कार्यकाल जिस प्रकार की विधान राज्यसभा हमारा एक ऐसा सदन था जो कभी भी भंग नहीं होता है, उसी तरह हमारी विधान परिषद भी कभी भी भंग नहीं होती है। ठीक है ना। इसके सदस्यों को देखें तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात एक तिहाई सदस्य नवनिर्वाचित होते हैं। या यूँ कहीं बदल जाते हैं। ठीक है ना। पुराने हट जाएंगे, नए निर्वाचित होकर के आ जाएंगे। तो ये रोटेशन क्या होगा, इनका चलता रहेगा और यह सदन कभी भी भंग नहीं होता है। अब देखिए विधान परिषद में भी राज्यसभा की ही भांति 2 पदाधिकारी होते हैं। एक सभापति और दूसरा उपसभापति। तो ये इनके बैठकों के संचालन वगैरह में भाग लेते हैं। यदि सभापति अनुपस्थित हो तो उपसभापति उनका कार्य देखता है और ये दोनों अपने इस्तीफे जो हैं, विधान परिषद इनका चुनाव अपने में से ही करती है और विधान परिषद ही इनको पदच्युत करने का अधिकार भी रखती है। अब हम चर्चा करते हैं विधान परिषद के कार्य और शक्तियों की। गठन तो कर दिया, अब ये सदन जो है वो काम क्या करेगा, इस विषय पर थोड़ी विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो विधान परिषद जो है इसका एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है, कानून निर्माण में यह अपना योगदान देता है। जब हमने केंद्र सरकार पढ़ी थी तब हमने देखा था कि संसद के दोनों सदन कानून निर्माण की प्रक्रिया में बराबर भूमिका निभाते हैं। तो इसका पहला कार्य हो गया कानून निर्माण में इसकी भूमिका देखते हैं। तो देखिए जिस प्रकार लोकसभा और विधानसभा 2 सदन थे, कोई भी प्रस्ताव यदि पारित होना होता है तो दोनों सदनों में से पारित होकर के आता है। वही स्थिति यहाँ पर भी है कि राज्यों में भी राज्यों की विधानसभाओं द्वारा कोई भी कानून का निर्माण किया जाता है और वहाँ पर यदि 2 सदन हैं तो धन विधेयक को छोड़कर सभी विधेयक जो हैं, यहाँ पर देखिए धन विधेयक को अलग से क्यों इंडिकेट किया जा रहा है, क्योंकि यह केवल विधानसभा में और लोकसभा में ही आता है। ठीक है ना। सभी विधेयक दोनों सदनों में से किसी में भी प्रस्तावित किए जा सकते हैं।
ठीक है ना। धन विधेयक को छोड़कर सभी विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। अब देखिए, कोई विधेयक यदि पहले विधानसभा में आया, यहाँ पर हम देख लेते हैं विधानसभा एक तरफ और एक तरफ विधान परिषद, ठीक है ना। तो विधानसभा में कोई विधेयक आया और पास हो गया, ठीक है। यहाँ पर विधेयक आया और क्या हो गया, पास हो गया, देन ये किस में जाएगा, विधान परिषद में। पहली बार में कोई विधेयक यदि पास होकर के विधान परिषद में जाता है तो विधान परिषद यदि उस विधेयक पर संतुष्ट नहीं है तो उसने क्या करा, कोई संशोधन दिया या उसको पास नहीं किया। अब इसने जो संशोधन रखे वो इनको स्वीकार नहीं है, ठीक है ना। इन्होंने संशोधन के लिए दिया, इनको दिया वापस कि ये संशोधन करो, इनको संशोधन नहीं करना है, इनको बिल एज इट ही पास करवाना है। तो ये क्या करेंगे, 3 महीने तक इस बिल को पास नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसने संशोधन प्रस्तावित कर दिए तो इसने क्या कर दिया, 3 महीने तक इसको लटका दिया। तो ये 3 महीने तक इस बिल को आगे नहीं बढ़ा सकते। अब 3 महीने बीत गए, ठीक है ना। अब ये 3 महीने किसके खाते में जाएंगे, ये 3 महीने का समय इसने ले लिया, इसने संशोधन का प्रस्ताव दे दिया और संशोधन इनको करना नहीं है, तो ये बिल यहाँ पर क्या हुआ, 3 महीने के लिए अटक गया। अब 3 महीने बाद इन्होंने क्या किया, सेम ही विधेयक को पुनः पारित कर दिया और वापस से विधान परिषद को भेज दिया। अब विधान परिषद इसको 1 माह तक और रोक सकती है, ठीक है ना। 1 माह तक ये इसको पारित नहीं करेगी। और 1 माह बाद में क्या होगा कि जैसे मान लो इसने पहले 3 महीने इसको संशोधन के लिए प्रस्तावित कर दिया था, फिर संशोधन नहीं किया, फिर वापस से इसको दिया, अब भी इसको मान लो ये स्वीकार तो नहीं है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इसको 1 माह तक पेंडिंग रख सकती है, लेकिन इसको खारिज नहीं कर सकती। अब 1 महीना और बीत गया, ठीक है ना। यहाँ पर ये विधेयक कितनी बार पास हो चुका है, पहले से 2 बार पास हो चुका है इस सदन में। अब क्या करेंगे, 1 महीना और इसने अपना कोई रिजल्ट नहीं दिया तो ये विधानसभा वाला जो पार्ट होगा, विधानसभा, ये इसको एक बार और पुनः पारित कर देगा और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ऑल ओवर कानून बन जाएगा, ठीक है ना। दोनों सदनों में से पारित मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर हम इसकी शक्ति का आकलन करें कि विधान परिषद क्या कर सकती है, तो यह ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने तक किसी बिल को रोक कर रख सकती है। साधारण शब्दों में हम इसको पढ़ें तो विधान परिषद जो है वो विधानसभा द्वारा लाए गए किसी भी विधेयक को अधिकतम 4 माह तक रोके रखने का काम कर सकती है। और वैसे इसका साधारणतः देखा जाए तो दोनों सदनों की स्वीकृति से ही सदन में कोई भी कानून बनता है और ये दोनों मिलकर के काम करते हैं। लेकिन यदि कहीं पर कोई मतभेद आ जाए तो विधान परिषद उसको 4 माह तक रोकने का काम कर सकती है। 4 माह के बाद फिर विधान परिषद के हाथ में कुछ नहीं रहता है और ये विधेयक पुनः पारित हो जाता है, ठीक है ना। ये तो हो गया इसका कानून निर्माण में योगदान, यानी कि किसी भी कानून को बनने से 4 माह तक पेंडिंग रख सकती है, उसमें मतलब अपनी स्वीकृति दे सकती है। धन विधेयक हो यदि यहाँ पर, तो पहले हम देख लेते हैं इसकी कार्यपालिका शक्तियाँ। तो देखो कार्यपालिका शक्ति में क्या होता है, मंत्री परिषद जो होती है वह कोई भी प्रस्ताव लाती है तो उस पर प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना, आलोचना भी की जा सकती है। तो इस प्रकार से जो ये अपने विधान परिषद होती है यह मंत्री परिषद पर अंकुश लगाती है, ठीक है ना। मंत्री परिषद पर अंकुश लगाने का कार्य विधान परिषद करती है।
कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाए रखती है। किस प्रकार से? प्रश्न पूछकर, विवाद विवाद करके, आलोचना करके। लाए गए प्रस्तावों की आलोचना कौन करता है? विपक्ष करता है। विधान परिषद कर सकती है, मतलब दोनों सदनों में से एक सदन कर सकता है। तो इस प्रकार से मंत्री परिषद पर अंकुश लगाने का कार्य या कार्यपालिका पर अंकुश लगाने का कार्य हमारी क्या करती है? विधान परिषद करती है। अब देखिए, इसके अलावा एक धन विधेयक जो है वित्त के क्षेत्र में, हमने पूर्व में भी पढ़ा है कि लोकसभा को अधिक अधिकार प्रदान किए गए, राज्यसभा को कम। तो यहाँ पर भी हमारी विधानसभा को अधिक अधिकार मिले हुए हैं, विधान परिषद को कम। विधान परिषद वित्त के क्षेत्र में केवल विधेयक को क्या कर सकती है? 14 दिनों तक रोक सकती है। धन विधेयक को ये 4 महीने नहीं रोकेगी, केवल 14 दिन ही रोकेगी। 14 दिन से ज़्यादा इसका पावर नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने विधान परिषद के गठन, उसकी सदस्य संख्या, उनकी निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचक मंडल और योग्यताओं एवं पदाधिकारियों के बारे में और कार्यकाल के बारे में अध्ययन किया और उसके कार्य एवं शक्तियों के बारे में देखा कि कानून निर्माण की प्रक्रिया में विधान परिषद किस प्रकार योगदान देती है, कार्यपालिका को नियंत्रित करती है और वित्त के संबंध में इसका क्या क्षेत्राधिकार है। तो आज हम विधान परिषद को कंपैरेटिवली राज्यसभा पढ़ेंगे और यदि कहीं कोई समस्या आती है तो पुनः पूछेंगे, ठीक है ना। हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अगर तुलनात्मक ढंग से अध्ययन करते हुए चलें तो ये दोनों लेसन हमें एक साथ और बहुत अच्छे ढंग से याद हो जाएंगे और हमारी राजनीतिक समझ को बढ़ाने में भी मददगार होंगे। या केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से न पढ़ें, आपकी समझ को भी बढ़ाते हैं। समाज में राजनीतिक जो घटनाक्रम चल रहा होता है उसको समझने में आपके बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं यदि आपको इन बातों की जानकारी होती है तो।